हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लास्ट टॉपिक, यानी आपका सेकेंड चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आज ख़त्म हो जाएगा। कल से हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, है ना। तो ये दोनों चैप्टर बहुत इजी था, एकदम इजी था, शॉर्ट था। हम चाहे हो तो लगातार पढ़ाए होते, 1.5 घंटा खत्म हो गया होता है ना। लेकिन 1.5 घंटा हम पढ़ा देते तो बोरिंग हो जाता, आप लोग मन से नहीं देखते। इसलिए इसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाया जाता है कि देखने में भी अच्छा लगे, आप पढ़ेंगे भी अच्छा से। बाकी ज़्यादा लेंदी वीडियो बन जाता है तो कोई देखता नहीं उसको, है ना। तो आज ख़त्म हो जाएगा। कल से हम शुरू करेंगे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, वो भी बहुत बड़ा नहीं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, वो भी अच्छा टॉपिक है। जब उसके बाद हम पढ़ेंगे नहीं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और मेजरमेंट ऑफ प्रेशर के बाद जब हम क्लास लेंगे, वो चैप्टर थोड़ा लेंदी जाएगा। बाकी 3-4 दिन का चैप्टर है, ख़त्म होता जाएगा। बहुत आसानी से हम ख़त्म करेंगे हाइड्रोलिस को, ठीक है। और एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आज शुरू करेंगे। आज क्या टॉपिक बचा है? हाँ, विस्कोसिटी हो गया था, काइनेटिक विस्कोसिटी हो गया था। आज हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, है ना। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? सरफेस टेंशन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे मेरे लाल? सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? पृष्ठ तनाव। अब समझिएगा पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं। जैसे क्या हो गया, एक बर्तन हो गया भाई, ठीक है। एक क्या हो गया? एक बर्तन हो गया। अब इसमें क्या भरा है? पानी भरा है। कुछ और चीज़ मत भर दीजिएगा। क्या भरा है इसमें? पानी भरा है। अब पानी भरा है तो हर भाई ऊपर पानी है तो नीचे भी पानी होगा, समझना है आपको। तो पानी के क्या हो गया? कण हो गए। पानी के क्या हो गए? आपके कण हो गए। तो पानी के कण हो गए तो सभी कण एक दूसरे पर क्या होते हैं? आकर्षण बल लगा करके खींचे रहते हैं। जैसे कि एक कण हो गया तो ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको, यानी चारों तरफ से क्या होता है? इसको खींचा गया रहता है एक दूसरे को। सभी कण एक दूसरे को क्या किए रहते हैं? खींचे हुए रहते हैं, ठीक है। कोई भी कण लेंगे, ये चारों तरफ के कणों से क्या हुआ रहता है? आपका खींचा गया रहता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? ए हो गया पार्टिकल, ए हो गया पार्टिकल सी। तो वहाँ पर नेट प्रेशर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि चारों तरफ से क्या हो गया? पार्टिकल खींचे हुए हैं। तो लिखेंगे नेट प्रेशर या रिजल्टेंट प्रेशर लिख देंगे। रिजल्टेंट प्रेशर एट ए कितना हो जाएगा आपका? 0। ए पर रिजल्टेंट प्रेशर 0, क्योंकि समझ रहे हैं ना, जो कण है उसको चारों तरफ से खींचा गया है तो कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। रिजल्टेंट प्रेशर 0। रिजल्टेंट प्रेशर एट बी पर रिजल्टेंट प्रेशर क्या मिलेगा? 0। लेकिन गौर करिएगा ऊपर वाले सरफेस पर कोई बिंदु है। इस बिंदु को हम मान ले रहे हैं क्या? सी। अब जो ऊपर वाले बिंदु है वहाँ इधर फोर्स खींचा, ठीक है। इधर भी खींचा, ठीक है। इधर भी खींचा, अभी तक ठीक है। इधर भी खींचा। भाई 3 तरफ तो फोर्स खींच रहे हैं, लेकिन क्या ऊपर कोई लिक्विड है क्या फोर्स खींचेगा? नहीं। ऊपर क्या है भाई? एयर है। तो एयर तो लिक्विड को खींच नहीं पाएगा, है कि नहीं। एयर ऐसा नहीं लिक्विड को खींच पाएगा। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, बिंदु सी पर इधर प्रेशर लगा, इधर देखिए, इस वाले प्रेशर को तो एयर क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। लेकिन इन सारे प्रेशर के विपरीत में कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, जिससे क्या होता है ना, जिससे ऊपर के सरफेस क्या होता है? नीचे की तरफ एक झुक जाता है कि नहीं। यहाँ कण होंगे, इसको क्या कर देगा? नीचे की साइड में खींच देगा ना, क्योंकि ऊपर एयर तो इसके प्रेशर को न्यूट्रल कर नहीं पाएगा। तो क्या होता है? नीचे वाले कण ऊपर वाले को क्या कर देते हैं? खींच देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। तो रिजल्टेंट प्रेशर एट सी क्या 0 है? नहीं है। सी पर रिजल्टेंट प्रेशर 0 नहीं है ना। इसी के कारण क्या होता है? ऊपर की जो परत होता है, अब ऊपर की परत आपको तो इतना ही दिख रहा है, लेकिन ऊपर की परत कैसे होता है समझिए। जो ऊपर का परत ये तो पूरा होता है ना, चारों तरफ पूरा जो परत है ना, पूरा परत ही खींच गया रहता है, ठीक है। हाँ, यही क्या होता है आपका? यही क्या होता है? सरफेस टेंशन, सरफेस का टेंशन। ऊपर वाला सरफेस किस में आ गया? खिंचाव में आ गया, उस पर टेंशन फोर्स लग गया। नीचे की साइड में क्या लग गया? आपका टेंसाइल फोर्स लग गया। इसका डेफिनेशन क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं?
सरफेस टेंशन। इसको किससे दिखाते हैं? सिग्मा से दिखाते हैं। एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। कौन सा बल है भाई? टेंसाइल फोर्स है ना। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। आसान है। यदि ऊपर और नीचे m से गुणा कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं? ऊपर और नीचे m से गुणा करने पर, ऊपर और नीचे m से गुणा करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन में देखिएगा न्यूटन इंटू मीटर, नीचे क्या है? मीटर इंटू मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? वर्क। भाई न्यूटन इंटू मीटर किसका है? वर्क, यानी वर्क हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका? मीटर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? एरिया। एकांक एरिया पर, है ना, यूनिट एरिया पर कार्य करने वाला, है ना, वर्क नहीं लिखेंगे, एनर्जी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एनर्जी, यानी यूनिट एरिया पर कार्य करने वाली ऊर्जा क्या होगा? आपका फोर्स होगा, ठीक है ना। अब जानते हैं एनर्जी और वर्क का यूनिट एक ही होता है ना। तो यूनिट एरिया पर जितना एनर्जी लग रहा है, या फिर वर्क ही लीजिए, यूनिट एरिया पर जितना कार्य हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। यूनिट एरिया पर जितना कार्य हो रहा है उसे क्या कहेंगे हम? सरफेस टेंशन, है ना। तो ये भी डिफिनीशन है, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है? यही डिफिनीशन है। एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं हम लोग? सरफेस टेंशन। ये समझ आ गए? कुछ नहीं, ये मेन कंसेप्ट यही है, ठीक है। अब देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो सरफेस टेंशन क्या होता है आपका? घट जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन क्या होता है? घट जाता है। जब टेम्परेचर घटता है तो सरफेस टेंशन क्या होता है आपका? बढ़ जाता है, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या होता है? बढ़ जाता है। चीज़ें समझ आ गई। इसी तरह कल का एक टॉपिक था, छूट गया था, विस्कोसिटी में। विस्कोसिटी किससे दिखाए थे? म्यू से। विस्कोसिटी में क्या था? लिक्विड के लिए। लिक्विड का जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और देखिए विस्कोसिटी हम क्या बताए थे? विस्कोसिटी मतलब जब द्रव एक दूसरे के सरफेस पे मूव करता है तो घर्षण होता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बताइएगा जो लिक्विड गाढ़ा है वो थोड़ा सा पतला होगा, जिससे उसकी श्यानता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी गाढ़ा द्रव में ज़्यादा श्यानता होता है, पतला द्रव में कम श्यानता होता है। तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी श्यानता कुछ कम हो जाएगी। लेकिन ये तो लिक्विड के लिए, और टेम्परेचर घटेगा तो श्यानता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन गैस में क्या होता है? देखिएगा, ये तो लिक्विड के लिए है ना। गैस में क्या होता है? गैस में जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो श्यानता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आप कहेंगे कैसे? और देखिए जब गैस क्या होता है? गैस का पार्टिकल इधर उधर रहते हैं। उस गैस मतलब क्या होता है? जिस बर्तन में रखेंगे पूरे बर्तन में फैल जाएंगे। और जब गैस की जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो पार्टिकल एक दूसरे से टकराने लगते हैं, जिससे क्या होता है? हीट जनरेट करते हैं, और उसकी श्यानता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्योंकि बिना टेम्परेचर के तो ऐसे इधर उधर घूम रहे थे, जैसे टेम्परेचर बढ़ाए वो क्या करने लगे? आपस में टकराने लगे, ठीक है, जिससे एनर्जी उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है, जिससे उसकी श्यानता क्या होती है? बढ़ जाती है। और यहाँ समझ सकते हैं टेम्परेचर घटाने पर श्यानता घट जाएगी। तो जेई में ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसको श्यानता में नोट करके लिख लीजिएगा। जो हम रीजन बताएं वो भी लिख लीजिएगा, बाकी नोट्स में डिटेल में मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या बता रहे हैं कि श्यानता की, हाँ, श्यानता, द्रव की श्यानता टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होती है? द्रव की श्यानता टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होती है मेरे भाई? हाँ, तो टाइम देख रहे थे कितना टाइम क्रॉस हो चुका। द्रव की श्यानता टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है, जबकि गैस की श्यानता टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। सरफेस टेंशन क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सरफेस टेंशन। अगला क्या होता है? अगला टॉपिक है आपका कैपिलरी एक्शन। केशिकत्व क्रिया, ठीक है। अब केशिकत्व क्रिया क्या होता है? देखिए बहुत आसान है भी टॉपिक है। केशिकत्व क्रिया नहीं, कैपिलरी एक्शन, या इसे कैपिलरिटी भी कहते हैं। क्या होता है कि जब डिफिनेशन सुनिए, जब बहुत कम व्यास वाली नली को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो नली में उस द्रव का तल या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे गिर जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन, यानी केशिकत्व क्रिया है। सुनिए एक बार और। जब बहुत कम व्यास वाली नली, कितना व्यास? 6 mm से कम, जब बहुत कम व्यास वाली नली को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो नली में द्रव का तल सामान्य तल से या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे गिर जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? केशिकत्व क्रिया। इसको समझते हैं। देखिएगा,
जब वो है ना, एक क्या हो गया आपका द्रव का तल, एक क्या हो गया देखिए यहाँ तक द्रव तल था, कहाँ तक था मेरे लाल, यहाँ तक क्या था आपका द्रव का तल था। अब इसमें क्या डालेंगे हम, बहुत पतली व्यास वाली नली डाल दिए, जिसका डाया जो ट्यूब रहेगा ना, ट्यूब उसका डाया, जो ट्यूब का डाया रहेगा कम रहेगा, किससे 6 mm से, 6 तभी एक्शन देखने को मिलेगा। देखिए ठीक है, अब क्या किए, इसमें बहुत पतली व्यास वाली क्या डाल दिए, नली डाल दिए। अब नली में या तो द्रव का तल इसके ऊपर उठ जाएगा, या द्रव का तल क्या हो जाएगा, या फिर समान, देखिए समान तल से या तो ऊपर उठ जाएगा या समान तल से इतना नीचे गिर जाएगा, है ना। इसे क्या कहते हैं हम लोग, कैपिलरी केशिका क्रिया। जब बहुत कम व्यास वाली नली को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो नली में द्रव का तल सामान्य तल से ऊपर उठ जाता है या नीचे गिर जाता है, केशिका क्रिया कहलाता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, क्यों ऊपर उठता है, क्यों नीचे गिरता है, देखते हैं। लिक्विड में देखेंगे फॉर वाटर, वाटर का देखेंगे भाई, वाटर में आप जानते हैं क्या होता है ना। देखिए एक क्या हो गया आपका लिक्विड हो गया, एक क्या हो गया वाटर में, एक क्या चीज़ है आपका लिक्विड हो गया। ठीक है, एक क्या चीज़ हो गया आपका लिक्विड हो गया। इसमें बहुत कम व्यास वाली क्या डाल दिए हम, नली डाल दिए, है ना, बहुत कम व्यास वाली क्या डाल दिए हम, नली डाल दिए। अब नली में देखिए द्रव का तल क्या होता है ना, अब देखिए जो वाटर है ना वो कौन सा फ्लूइड है, इसमें एडहेशन ज़्यादा होता है, यानी वेटिंग फ्लूइड है। वेटिंग फ्लूइड मतलब क्या होता है कि दूसरे के सतह को क्या करता है, भिगोता है ना। वेटिंग फ्लूइड मतलब क्या होता है, दूसरे के सतह को भिगोता है। यानी जब हम पढ़े थे कोहेशन एडहेशन तब देखे थे कि जो पानी होता है वो शीशे के ग्लास को भीगे होता है, यानी पानी में एडहेशन का गुण होता है। तो एडहेशन का गुण होने की वजह से ना, देखिए एक कांच की नली है, एक क्या है भाई ट्यूब है ना, क्या नली है, तब क्या होगा कि द्रव होगा ना, नली से क्या करेगा, नली के चिपकेगा, नली पर क्या होगा चिपकेगा, क्योंकि ये क्या करता है दूसरे कण से आकर्षण करता है, क्योंकि पानी में एडहेशन का गुण होता है। दूसरे कण से चिपकने की वजह से देखिए एक कण ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला कण नीचे को खींचेगा, फिर थोड़ा ऊपर शीशा ऊपर वाले कण को खींचेगा, ऊपर वाले नीचे को, नीचे वाले ऊपर को, जिसके कारण ये क्या होता है, पानी में द्रव का तल क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। और सरफेस टेंशन की वजह से ये क्या होगा, बीच वाला क्या होता है, बीच वाला क्या होता है आपका थोड़ा सा नीचे झुक जाता है ना। देखिएगा, अरे सरफेस टेंशन, हाँ कोहेजन के कारण ये जो है ना, ये देखिए ये जो झुका हुआ है, ये जो झुका हुआ है ये चारों तरफ झुका होगा, यानी बीच में क्या, क्योंकि चारों तरफ क्या है, देखिएगा हम क्या कहना चाहते हैं, ऐसा 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 जो हुआ है, ऐसा जो हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि नॉर्मल का जल तल तो यहाँ था, तो ये किसके कारण हुआ है, इतना जो चाहा है वो एडहेसिव के कारण हुआ है। क्योंकि जो द्रव का तल था ना, जैसे ही कांच के संपर्क में आया तो थोड़ा उससे उसको अट्रैक्शन के कारण धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। तो एक कांच के जैसे कि एक कांच है ना, तो कांच के चारों तरफ उठा रहेगा, लेकिन हम कहाँ दिखाएं, बस 2 ही तरफ दिखाएं, जबकि उठा कैसे रहेगा आपका, चारों तरफ थोड़ा सा उठा रहेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उठ जाता है, हम फिगर में भले थोड़ा सा ज़्यादा उठा देते हैं, क्योंकि हमको समझना है तो फिगर में ज़्यादा उठा देते हैं, लेकिन इतना उठता नहीं है, बहुत मामूली सा उठता है। ठीक है, और जो इसे कहते हैं हम लोग राइज, इसे क्या कहते हैं, राइज। तो कितना होता है देख लेते हैं। एक क्या था, वाटर के लिए था, है ना, यही आ जाएगा आपका पारा लिखेंगे। दूसरा हो जाएगा फॉर मरकरी, यानी Hg। तो Hg होता है नॉन वेटिंग फ्लूइड होता है, नॉन वेटिंग फ्लूइड, यानी जो पारा होता है ना वो किसी द्रव के किसी सतह को भिगोता नहीं है ना, तो नॉन वेटिंग फ्लूइड कहते हैं। तब क्या होता है भाई, ये हो गया आपका क्या बर्तन, इस बर्तन में क्या भर दीजिए, पारा भर दीजिए, इस बर्तन में क्या भर दीजिए, पारा। अब इसमें क्या करना है आपको, ट्यूब को क्या करना है, डुबोना है। जब डुबोएंगे तो अब बताइए, अब यहाँ तक पानी था पहले ही, है ना, यहाँ तक पानी था, अब बताइए क्या ये कांच की नली से चिपकेगा, नहीं, पारे में कोहेजन का गुण होता है, वो अपने में ही रहना चाहता है, तो क्या होता है ना, इससे दूर भागता है। दूर भागने से क्या होता है, दूर भागने से क्या होता है, देखिए यहाँ था ये दूर भागता है, ये चाहता है एक सर्कल होना, ये क्या चाहता है आपका सर्कल होना, जिससे क्या होता है इसका ये दूर भागने की वजह से इसका जो लेवल होता है वो क्या होता है, गिर जाता है। देखिए दूर भागा कि नहीं, दूर भागा है, यदि उसके पास में जाता है तो ऐसा होता है, लेकिन ये अपने में ही सिकुड़ा है। सिकुड़ा क्यों, क्योंकि ग्लास से दूर भागा है। ठीक है ना, ये पारा हो गया।
तो देखिए इस वाले सतह को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग उत्तल सतह, है कि नहीं, उत्तल सतह। और इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं अवतल सतह। देखिए इधर उधर हो रहा है भाई, इसे कहते हैं अवतल सतह, ऐसा है ना। और इसे क्या कहते हैं हम लोग, उत्तल सतह, ठीक है। और ये तो ट्यूब है, जानते हैं, ये पारा है ना। अब क्या होता है कि हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो स्पर्श कोण, इसके बाद हम देखेंगे क्या, स्पर्श कोण। स्पर्श कोण क्या होता है, ठीक है। इतना चीज़ें समझ आ गई। यहाँ आपका कैपिलरिटी यानी केशिकत्व क्रिया क्या होता है, दंड होता है। लेकिन केशिकत्व क्रिया से ही हमको एक टॉपिक समझ आता है, स्पर्श कोण। तो स्पर्श कोण क्या होता है कि ठोस और द्रव जिस बिंदु पर मिलते हैं वहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो इसको जूम करें हम, ठीक है भाई, जूम करते हैं। ठोस और द्रव जहाँ मिलते हैं वहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है। तो यही मिले वहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। यह स्पर्श रेखा ठोस से जो कण बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श कोण। उसे क्या कहते हैं, देखिए ठोस और द्रव के मीटिंग पॉइंट से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। यह स्पर्श रेखा ठोस की सतह से जो कोण बनाता है उसे कहते हैं स्पर्श कोण। इधर भी बनाते हैं, ठोस और द्रव के मीटिंग पॉइंट पे क्या खींचते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। देखिए ठोस और द्रव के मीटिंग पॉइंट से होते हुए एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। यह ठोस सतह से जो कोण बनाएगा उसे क्या करते हैं हम लोग, स्पर्श कोण, ठीक है। अब देखते हैं, स्पर्श कोण हो गया। अब देखते हैं कि राइज, इसे कहते हैं राइज, और ये जितना तल नीचे गिरता है इसे कहते हैं हम लोग फाल। तो राइज और फाल कितना होता है, राइज लिख लीजिए या फिर फॉल लिख लीजिए। इसका फार्मूला क्या होता है, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपान में रो जी डी। क्या होता है भाई, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपान में रो जी डी। कितना, यानी नॉर्मल तल से, नॉर्मल द्रव तल से कितना ऊपर उठेगा या कितना नीचे गिरेगा, उसका फार्मूला है ना, एच हम लिख सकते हैं। एच का फार्मूला यानी द्रव का तल नॉर्मल तल से कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा उसे हम एच कहते हैं। उसका मान कितना होता है, 4 सिग्मा कास थीटा अपान में रो जी डी। यानी मतलब क्या हो गया, 4 तो 4 है, सिग्मा क्या है, जहाँ सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन। इसीलिए सरफेस टेंशन के बाद इसको पढ़ाया जाता है, क्योंकि सरफेस टेंशन आपको पता रहे, सिग्मा डिनोट किया था, सिग्मा क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन। अजय थीटा इसे कहते हैं कंटेक्ट एंगल, एंगल ऑफ कंटेक्ट, स्पर्श कोण। ये भी हम बता चुके हैं स्पर्श कोण क्या होता है, ठीक है। रो क्या है, रो भी आपको पता है, डेंसिटी है, डेंसिटी यहाँ वाटर का डेंसिटी, यहाँ पारा का डेंसिटी। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। डी क्या है आपका, डाया ऑफ ट्यूब, क्या है भाई, डाया ऑफ ट्यूब है। डी क्या है, डाया ऑफ ट्यूब। अब देखिए इसी फार्मूले को एक और तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से देख लेते हैं। जो एच है ना, देखिए 4 सिग्मा कॉस थीटा अपान में रो जी डी। अब देखिए 4 सिग्मा कॉस थीटा अपान में रो जी। अब बताइएगा, एक डाया में 2 रेडियस हो जाएगा, नहीं, रेडियस का 2 गुना डाया होता है, तो 2r लिख सकते हैं, 2r, 2 से 2 कट जाएगा। तो इसी को कभी कभी लिखता है 2 सिग्मा कॉस थीटा अपान में रो जी आर। से नहीं दिखाई दे रहा होगा, पता है ना। तो इसको क्या लिख सकता है, क्या लिख सकता है भाई, यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या लिखता है, एच इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपान में रो जी आर लिख सकता है ना, आसानी से लिख सकता है। आर मतलब डाया मतलब आर का त्रिज्या का 2 गुना। चीज़ें समझ आ रही। अब देखिएगा, अब जेम पूछता है, बताइए कि पानी वाला कितना कोण बनाता है, पानी में, यानी जब किसका क्रिया होता है तो पानी में कितना स्पर्श कोण बनता है, तो 90 डिग्री से कम, है कि नहीं। देखिए यही तो है, तो 90 डिग्री से यहाँ एंगल कितना बनेगा, लेस देन 90 डिग्री। और यहाँ एंगल कितना बनेगा, लेस ग्रेटर देन, एंगल कितना बनेगा, स्पर्श कोण का मान 90 अंश से अधिक, ठीक है। तो ये हुआ आपका कंप्लीट क्या, केशिकत्व क्रिया या और स्पर्श कोण, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, वो आपके लिए जरूरी है कि कौन सा ऐसा फ्लूइड है जिसमें बहुत पतली नली, यानी केशिका नली जिसे कहते हैं, कौन सा ऐसा फ्लूइड है जिसमें केशिका नली को डाला जाता है तो न द्रव का तल ऊपर उठता है न द्रव का तल नीचे गिरता है, तो वो कौन सा द्रव है, चांदी।
जब चांदी के द्रव में, चांदी के लिक्विड में केशिका नली को डालते हैं तो द्रव का तल ना ऊपर चढ़ेगा ना ही नीचे गिरेगा। ठीक है, चीज़ें समझ आ रही होंगी ना। हाँ जी, चलिए अब इसका हम क्या करते हैं, लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। क्या? बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, क्या हम पढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, देखिए कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू कंप्रेस। देखिए कंप्रेसिबिलिटी को हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा आपका, एबिलिटी टू कंप्रेस। मतलब कि कितना उसमें एबिलिटी है कंप्रेस होने का, मतलब क्या है, कंप्रेस होने का एबिलिटी कितना है, मतलब क्या है कि उसको कितना दबाया जा सके, बस। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है भाई, कंप्रेसिबिलिटी को हम दिखाते हैं बीटा से और बल्क मॉडुलस को कैसे दिखाते हैं, के से। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि द्रव का वह गुण जिससे उसको दबाया जा सके उसे कहते हैं, अरे तो हम बता चुके हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड इन अनकम्प्रेसिबल, मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है ना, कि द्रव का वह गुण जिसके कारण उसको दबाया जा सकता है उस गुण को क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। यदि दबाया जा सकता है तो कहेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, यदि नहीं दबाया जा सकता है तो उसे कहेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, है ना। लेकिन वह गुण जिसके कारण उसको दबाया जा सकता है उस गुण को क्या कहेंगे, कंप्रेसिबिलिटी, एबिलिटी टू कंप्रेस। नहीं दबाने वाले का हम जिक्र ही नहीं करेंगे, एबिलिटी टू कंप्रेस में ना। तो द्रव का वह गुण जिसके कारण उसको दबा करके उसके आयतन में परिवर्तन कर सकते हैं उस गुण को क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। अब जानते हैं आयतन में परिवर्तन होगा तो घनत्व में भी परिवर्तन होगा, सारी चीज़ें हम बताए हैं। ठीक है, तो जो कंप्रेसिबिलिटी होता है ना वो बल्क मॉडुलस का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो कंप्रेसिबिलिटी होता है वो बल्क मॉडुलस का कैसे होता है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब हमको समझना है कि बल्क मॉडुलस क्या है। तो बल्क मॉडुलस कुछ नहीं है, जैसे कि क्या है बल्क मॉडुलस हम समझ लेते हैं। एक क्या है आपका, पिस्टन है, पिस्टन नहीं सिलेंडर है, सिलेंडर पे क्या लगा है, पिस्टन लगा है। ठीक है, इसमें क्या है, फ्लूइड है। ठीक है, इसमें कितना प्रेशर लगा था, P, जबकि इसका वॉल्यूम कितना था, इनिशियल वॉल्यूम VI था। इस पर क्या लगा दिए, एक प्रेशर और लगा दिए, तो क्या हो गया, P प्लस डेल्टा P, जिससे ए पिस्टन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, जिससे ए पिस्टन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया पिस्टन, आने दीजिए। तो इसका आयतन में कमी कितना हो गया भाई, V माइनस डेल V, जिसे हम कहेंगे VF, फाइनल। अब VI कितना है आपका, V है फाइनल वॉल्यूम, ये P है और ये क्या हो जाएगा, P प्लस डेल्टा P। तो P हो जाएगा PI इनिशियल प्रेशर, एक हो जाएगा PF यानी फाइनल प्रेशर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या कि इसके आयतन में कितना चेंज हुआ, क्या देखेंगे, आयतन में कितना परिवर्तन हुआ। जैसे आप सुने होंगे क्या, स्ट्रेन विकृति सुने हैं ना, तो विकृति कई तरह का होता है, लंबाई में विकृति, चौड़ाई में विकृति, फिर आता है आपका आयतन में विकृति, है ना। तो क्या देखेंगे हम लोग, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना है, तो होता है आपका चेंज इन वॉल्यूम अपान में ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो रहा है, देखिए चेंज इन वॉल्यूम कितना हो रहा है, डेल भी हो रहा है कि नहीं, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है, भी है। बहुत आसान है भाई, लेकिन हमको निकालना है कि बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, हम बता रहे हैं आपका, बल्क मॉडुलस होता है आपका, के डायरेक्ट लिख रहे हैं, जो होता है आपका बल्क मॉडुलस होता है चेंज इन प्रेशर अपान में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो देखिएगा अब चेंज इन प्रेशर क्या होगा, डेल P होगा। चेंज इन प्रेशर क्या होगा भाई, डेल P, यही तो प्रेशर में चेंज किए हैं। तो चेंज इन प्रेशर अपान में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आपको पता है डेल V अपान में V।
यहाँ लगाएंगे हम माइनस, ठीक है। माइनस क्यों लगा रहा है समझेगा। तो के इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस भी इंटू डेल पी अपान में डेल भी। अब माइनस क्यों लगाए हैं भाई, माइनस है ना, क्या होगा आपका, आप पूछेंगे सर माइनस क्यों लगाए हैं, तो माइनस इसलिए लगाएं कि प्रेशर बढ़ने से ना, प्रेशर बढ़ने से देखिए माइनस लगाने का मतलब है कि प्रेशर जैसे ही हम बढ़ाएं ना, इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, माइनस में आता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाते हैं तो इसके क्या होता है, आयतन में कमी होता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब बल्क कंप्रेसिबिलिटी का मान कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू 1 बटा क्या आ जाएगा के, तो 1 अपान में हो जाएगा भी इंटू डेल पी अपान में क्या हो जाएगा, डेल भी। तो डेल भी ऊपर चला जाएगा, माइनस साथ में लेके चलिए, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल भी अपान में भी इंटू डेल पी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कंप्रेसिबिलिटी। तो देखिए कंप्रेसिबिलिटी आपको बल्क मॉडुलस हो सकता है ना समझ आया, तो बल्क मॉडुलस उतना टॉपिक में है नहीं, बस जितना बताए हैं उतना लिखिएगा, क्योंकि बल्क मॉडुलस जो होता है ना, वो बल्क मॉडुलस कहाँ का टॉपिक है, वो आपका आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स, जैसे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना, पढ़े हैं ना, यंग मापांक, दृढ़ता मापांक, और यहाँ आता है बल्क मॉडुलस। तो ये वहाँ का टॉपिक है। मतलब क्या होगा कि बल्क मॉडुलस समझने के लिए आपको अच्छे से स्ट्रेन समझाना पड़ेगा, अच्छे से स्ट्रेस समझाना पड़ेगा, स्ट्रेन का टाइप, स्ट्रेस का टाइप, सब अलग अलग समराइज करने के बाद अच्छे से हमको बल्क मॉडुलस समझाना पड़ेगा, तब समझ आएगा। लेकिन वो तो काम आपका स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का, यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ का सिलेबस नहीं है। तो बल्क मॉडुलस आपको अच्छे से स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में समझ आएगा, बाकी आप यहाँ से डाटा नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या पढ़ा रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी यानी द्रव एबिलिटी टू कंप्रेस, द्रव को दबा करके उसके आयतन, द्रव का वह गुण जिसको उसको दबाया जा सके और उसके आयतन में परिवर्तन हो सके, उस गुण को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस से क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती है। फिर हम बल्क मॉडुलस पढ़े हैं, बल्क मॉडुलस का डेफिनेशन क्या होता है, चेंज इन प्रेशर अपान में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखिए बल्क मॉडुलस में चेंज इन प्रेशर, लिक्विड यानी फ्लूइड के टर्म में लिखे हैं चेंज इन प्रेशर, अब सोम में चेंज इन प्रेशर का जगह लिखेंगे। बल्क मॉडुलस का मतलब होता है, देखिए आप सुनेंगे यंग मापांक, प्रतिबल अपान में विकृति, है ना, तो ये भी प्रतिबल अपान विकृति है, वॉल्यूम का टर्म है। तो वो बल्क मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में यहाँ लिखा होगा आपका डायरेक्ट स्ट्रेस अपान में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डायरेक्ट स्ट्रेस, लेकिन हम फ्लूइड के टर्म में उसको लिख दिए हैं चेंज इन प्रेशर, फ्लूइड के टर्म में उसको क्या लिख दिए हम, प्रेशर लिख दिए, ठीक है। स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में वही पढ़ेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस अपान में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो हम बल्क मॉडुलस का फार्मूला लिखे हैं, डायरेक्ट चेंज इन प्रेशर आपको पता था, है ना, इतना चेंज इन प्रेशर, फिर हम यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल लिए हैं और यहाँ रख दिए हैं और आपका निकल गया है कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है क्या, सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन था, लोकल टॉपिक था, सेकेंड में भी हम जल्दी निपटा दिए, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल कर लें, ठीक है, अभी हमको याद आया, सही कर रहे हैं आप लोग, तो न्यूमेरिकल कर लें, इजी है ना मेरे लाल। देखिए न्यूमेरिकल आता है, इस चैप्टर का नहीं आता, लेकिन न्यूमेरिकल करने से क्या होता है, थोड़ा कंसेप्ट बिल्टअप होता है, और कोई बात नहीं है। बुक कहाँ मिलेगा भाई, यहाँ होगा कि नहीं, है बुक है इसमें, ठीक है ना, चलिए। वेट ए मिनट, क्वेश्चन तो नहीं है भाई, क्वेश्चन ही नहीं है हाँ हम बता तो रहे इसका क्वेश्चन ही नहीं होता, इसका क्वेश्चन क्या देगा, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जब उठा ही दिए तो कर लेते। कह रहा है 5 सेंटीमीटर व्यास के बेलन में 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पारा भरा हुआ है, बेलन में पारे का भार ज्ञात करिए।
पारे का अपेक्षिक घनत्व 13.6 माना गया। ठीक है, कह रहा है ना एक 5 सेंटीमीटर व्यास का बेलन है, बेलन है तो है भाई, बेलन है 5 सेंटीमीटर व्यास का, है ना। इसका डाया कितना है भाई, डाया है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कर रहा है कि इसमें ना पानी 20 सेंटीमीटर तक पारा भरा हुआ है भाई, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक, यानी एक कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर तक क्या भरा हुआ है, पारा भरा हुआ। बेलन में पारे का भार ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करना है, भार ज्ञात करना है। ठीक है, कह रहा है कि भार, लोड बताइए, लोड, वेट बताइए, लोड नहीं भाई वेट, वेट बताना है कैपिटल W। ठीक है, भार बताना है किसका, पारे का। कह रहा है कि पारे का अपेक्षिक घनत्व 13.6 लीजिए, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो G है ना, किसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, पारे का 13.6 है। अब देखिए भार ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं है, W क्या होता है, M इंटू जी तो बच्चे को पता होता है। यदि हम ज्ञात कर लें M, है ना, क्या ज्ञात कर लें, M ज्ञात कर लें तो हो जाएगा M मतलब मास। तो देखिए घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान में वॉल्यूम, है कि नहीं। तो देखिए डेंसिटी आपको पता होगा, हम शुरू में जब पढ़ा रहे थे स्पेसिफिक ग्रेविटी तो बताए थे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम 13.6 में जब 1000 से गुणा कर देते हैं तो आ जाता है आपका क्या, घनत्व आ जाता है। अब कहेंगे ये कैसे हुआ, चलिए बता दे रहे हैं, हम जानते हैं, भूल गए होंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपान में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपान में डेंसिटी ऑफ वाटर, कितना होता है आपका 1000। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्ञात करने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी अपान में इंटू 1000, है ना, हो जाएगा आपका। तो देखिए घनत्व का मान मिल गया 13,600, मास आपका मिल जाएगा, वॉल्यूम चाहिए, है ना। तो वॉल्यूम निकालते हैं भाई, हम कैलकुलेटर लेना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है ना। ठीक है, पहले साइलेंट कर लेते हैं नहीं तो फ़ोन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब वॉल्यूम किसका, पारे कितना वॉल्यूम में पारा है, तो पारा का डाया मिला हुआ है 5 सेंटीमीटर, है ना, ऊंचाई मिला है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा π/4 और 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 20 सेंटीमीटर। आयतन निकल गया, कितना आसान है ना। तो 5 का स्क्वायर 5 × 5 और क्या हो जाएगा 20, 5 × 5 × 20 भाग दे देंगे हम किससे, 4 से, यानी 125 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर को क्या करना पड़ेगा, मीटर में करना पड़ेगा, है ना। तो मीटर कर लेते हैं, 125 पाई, है ना, 125 क्या हो जाएगा आपका, पाई हो जाएगा गुणे 10 पे -6 मीटर पे क्यूब, है कि नहीं, है ना, क्योंकि मिली सेंटी डेसीमीटर 6, ठीक है ना, 10 पे -6 रख देते हैं मीटर क्यूब, है ना। तो वॉल्यूम यहाँ रखते हैं, तो 125 पाई 125 पाई गुणे 10 पे -6, तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा देख लेते हैं भाई, है ना। हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 10 पे -6, ठीक है ना, हो जाएगा गुणे क्या हो जाएगा आपका 125 इंटू क्या हो जाएगा पाई, और इसी में इंटू हो जाएगा 13,600, तो कितना आ जाएगा, m का मान आ जाएगा 5.34 किलोग्राम, कितना आ जाएगा 5.34 किलोग्राम, है ना। अब देखिए वेट क्या आ जाएगा, mg शुरू में ही बताए हैं, तो 5.34 में 5.34 में गुणा हो जाएगा 9.81 से, है ना। तो गुणा हो जाएगा आपका 5.34 में गुणा कर देंगे किसका 9.81, तो आ जाएगा आपका 52.39 किलो, यानी इसका लोड कितना है भाई 52.3। देखिए कितना है 5 सेंटीमीटर
5 सेंटीमीटर क्या है, बस 5 सेंटीमीटर डाया है और 20 सेंटीमीटर भरा हुआ है। कितना किलो का आ रहा है आपका, 52 किलो का, है ना। पारा हैवी होता ही है। चलिए एक क्वेश्चन और दिया है, उसको भी निपटा देते हैं भाई लगे हाथ, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना 10.9 अपेक्षित गुरुत्व वाले तेल के 20 लीटर का द्रव्यमान ज्ञात करिए। कह रहा है कि तेल है जिसका अपेक्षिक घनत्व तो कितना है, 0.9 है। कह रहा है कि 20 लीटर का द्रव्यमान ज्ञात करिए। पानी का घनत्व तो दिया है, घनत्व तो किसका दिया है भाई, पानी का। नहीं भी दिया होता तो हम इतना ही मानते, है ना, ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो कह रहा है कि 20 लीटर जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम यानी वी कितना कर रहा है कि 20 लीटर है, ठीक है। तो कह रहा है कि द्रव्यमान ज्ञात करिए। क्या कितना, क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है भाई, द्रव्यमान यानी मास पूछ रहा है। तो देखिए बहुत आसान है भाई, कुछ नहीं करना, बस यूनिट थोड़ा बहुत चेंज आना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे कि डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपान में वॉल्यूम। तो डेंसिटी नहीं पता है, वॉल्यूम हम निकाले, वॉल्यूम हमको दिया हुआ है हमको, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, घनत्व, डेंसिटी निकालेंगे भाई। लिक्विड में, लिक्विड के स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 से गुणा करते हैं तो हमको मिल जाता है डेंसिटी। देखिए बार बार यूज़ हो रहा है ना, हम उसी टाइम बताए थे, अभी आगे और यूज़ होगा, अगले चैप्टर में और यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डेंसिटी मिल गया आपका 900, मास हमको चाहिए, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 20 लीटर। अब देखिए यानी 1 लीटर जो होता है ना, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर में। तो 20 लीटर में 20 गुणे 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए लेकिन सेंटीमीटर में तो हम डेटा रखेंगे नहीं, यहाँ पे वैल्यू किस में रखेंगे, मीटर में, क्योंकि यहाँ का डेंसिटी जो है मीटर में है, ठीक है। तो देखेंगे, है ना, फिर वही काम करेंगे भाई कि 20 गुणे 10 मतलब 1000 गुणे 10 पे -6 मीटर क्यूब होगा ना। ये सेंटीमीटर को 1000 सेंटीमीटर है, देख लेते हैं भाई। 1000 क्या है आपका, 1000 सेंटीमीटर गुणे एक सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, है ना। हाँ ठीक है, हो जाएगा ना इतना। इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 गुणे 10 पे -3 मीटर क्यूब। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, माइनस वाला। तो कितना हो जाएगा 20 गुणे 10 पे -3। तो यहाँ से मास कितना मिल जाएगा मेरे लाल, मास कितना मिल जाएगा, मास ही चाहिए हमको। तो कितना मिल जाएगा 0.001 और क्या जाएगा गुणे 20 गुणे 900। तो कितना मिल जाएगा आपको 18 किलो। कितना मिल जाएगा आपका 18 किलो मिल जाएगा। चीज़ें समझ आ रही होंगी ना, है ना। तो बहुत आसान था आपका ये टॉपिक। इस चैप्टर का हम न्यूमेरिकल भी खत्म कर दिए, ठीक है। न्यूमेरिकल तो है ही नहीं, तो मजाक है भाई हम लोगों के साथ। अगले चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल अच्छे मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सारी चीज़ें समझ रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से सिलेबस कंप्लीट होगा, डोंट वरी, ठीक है। आज के लिए बस रहने देते हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।